हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बेस्ड होने वाली है पॉलिटी मॉक पेपर के ऊपर। जैसा कि आपको पता है कि जेकेपीएससी केस प्रीलिम्स 2023 की नोटिफिकेशन अब जल्द ही आउट हो जाएगी। 244 न्यू पोस्ट केस कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नई निकलने वाली हैं। तो आपके लिए अभी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लें। तो ये जो हमारा मॉक आज है ये बेस्ड रहेगा पॉलिटी के ऊपर। तो पॉलिटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप सब लोग आप अपने आप को टेस्ट कर लीजिए कि कितने आपके जो पॉलिटी से रिलेटेड अगर देखा जाए तो कितनी आपकी तैयारी है और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे सीधे बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसमें आपको क्या पूछा गया है? इसमें आपको पूछा गया है, आपको कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को विद रिस्पेक्ट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे स्टेटमेंट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड आपको दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। आपको बताना है इनमें से स्टेटमेंट्स में कौन सा सही है और बाद में आपको कोड्स चुनने हैं कि कौन सा आंसर आपको लग रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला जो स्टेटमेंट है इसमें क्या बताया गया है, इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। पहला स्टेटमेंट में दिया गया है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन में वो सारी फ्रीडम मिलती है कि किसी और रिलीजन को ना फॉलो करने की। तो आपको पता होगा कि जो आर्टिकल 25 होता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, वो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस देता है। तो हम अपने हिसाब से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। तो ये हमारा हक होता है। इट इंक्लूड्स द फ्रीडम टू नॉट फॉलो एनी रिलीजन। हमारा हक है कि किसी को फॉलो करें या ना फॉलो करें। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, इट बर्स ऑल रिलीजियस कन्वर्जेंस। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन सभी रिलीजियस कन्वर्जेंस को बार करता है। क्या ये सही है या नहीं? तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस और प्रोपेगेशन होती है रिलीजन के आर्टिकल 25 में जो ये आता है, इसमें राइट टू प्रोपेगेट भी आता है। इसमें मतलब ये होता है कि हम अपने हिसाब से जो रिलीजियस बिलीव्स होते हैं, जो एक रिलीजन के पर्टिकुलर बिलीव्स हैं, उसको हम परसुएड कर सकते हैं दूसरे पर्सन को भी उस रिलीजन को अपनाने के लिए। तो यानी कि ये बार नहीं करता है सभी रिलीजन कन्वर्जेंस को। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देन थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन नेशनल्स। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन सिटीजन्स एज वेल एज नॉन सिटीजन्स यानी कि फॉरेन नेशनल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है। तो यानी कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो था, पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट और थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। तो यहाँ पर क्या आंसर बन जाता है? पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट बन जाता है, यानी कि वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर टू प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी इज वेस्टेड अंडर। तो ये अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, आर्टिकल 360 के तहत आपको पूछा गया है कि जो पावर होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी की प्रोक्लेम करने की, वो किसको होती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, या फिर फोर्थ ऑप्शन आपको दिया गया है सीएजी, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि प्रेसिडेंट। आपको पता होगा कि आर्टिकल 360 जो है ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर सी ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको पूछा गया है, रिसेंटली फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट, रिसेंटली फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जो आई है 2021 की, वाज पब्लिश्ड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिकॉर्ड। जो फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021 अभी निकली है, इसके हिसाब से आपको ये स्टेटमेंट जो दी गई है उनको कंसिडर करके आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर क्या क्या आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं? पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एनुअली बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो पहला दिया गया है कि इसको एनुअली फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? बनाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो
ये जो रिपोर्ट होती है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया रिपोर्ट, इसको कौन बनाता है? ये इसको बनाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC इसको प्रिपेयर करती है, ना कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया अकेले। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट जो है इसमें गलत है। सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पर दिया गया है, देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर ऑफ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। यहाँ पर बताया गया है कि सेकंड स्टेटमेंट में कि यहाँ पर इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज होना है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2,261 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट एरिया या ट्री कवर जो है कंट्री का लास्ट 2 ईयर्स में कंट्री का बड़ा है। तो ये हर 2 साल में ये जो भी रिपोर्ट आती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, हर 2 साल में निकालती, कौन निकालती है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या दिया गया था? थर्ड स्टेटमेंट दिया गया था मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द लास्ट 2 ईयर्स हैज़ बीन विटनेस्ड इन मध्य प्रदेश। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ पे ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है? मध्य प्रदेश में। तो ये वाला भी स्टेटमेंट गलत था, क्योंकि मैक्सिमम इंक्रीज जो फॉरेस्ट कवर का देखा गया है वो देखा गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट गलत थे, तो आंसर क्या बन जाता? आंसर बन जाता डी ऑप्शन, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड 3 तीनों जो हैं गलत हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, अब यहाँ पर क्या बताना था आपको, जो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसके बीच में आपको बताना था कि क्या जो है सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं ये आपको बताना था। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया था? ऑप्शंस में दिया गया था, यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं, पहले स्टेटमेंट्स में दिया है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड स्टेटमेंट इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट एंड देन मेजॉरिटी पार्टी रूल। तो इनमें से आपको कोड्स दिए गए हैं कि कौन कौन से सही है, 1, 3, 1, 2, 3 या फिर नन, यही आपको बताना था इनमें से कौन सा सही आंसर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जो पहला ये है, पहला स्टेटमेंट है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट ये जो है ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं होती, कहीं भी सुप्रीम नहीं होती है, इंडिया या फिर ब्रिटिश। फिर इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो इंडिया में इलेक्टेड हेड होता है, यानी कि रिपब्लिक है इंडिया, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है इलेक्टेड हेड होता है, पर ब्रिटिश स्टेट में क्या होता है? हेरिडिटरी हेड होता है, यानी वहाँ पे मोनार्की सिस्टम होता है, ये भी गलत है। और तीसरा जो था स्टेटमेंट मेजॉरिटी पार्टी रूल, मेजॉरिटी पार्टी रूल ये सही है, दोनों में यहाँ पर ये एक सिमिलैरिटी देखी जाती है दोनों पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में। तो यहाँ पर थर्ड इसका आंसर आता 3 ओनली, यानी कि सी ऑप्शन। आई होप आपने सही किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शनरीज ऑफ नीति आयोग। यहाँ पर जो नीति आयोग की कुछ फंक्शनरीज दी हैं, इनको आपको कंसिडर करना है और इसको कंसिडर करके आपको बताना है विच ऑफ द अबव आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। या जो भी फंक्शनरीज हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, स्पेशल इन्विटीज़ एंड देन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इनमें से आपको बताना है कि कौन से ये सारे अपॉइंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो यहाँ पर कोड दिए गए 2nd, 3rd एंड 4th, फिर दिया गया है आपको 1st, 2nd एंड 3rd, देन 2nd एंड 4th, देन 1, 3 एंड 4। तो इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है? देखिए, नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन खुद ही जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरपर्सन होते हैं। ठीक है, और बाकी ये जो सारे जो पोजीशंस है, वाइस चेयरपर्सन, स्पेशल इन्विटीज़ और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इन सबको अपॉइंट कौन करता है? इन सबको प्राइम मिनिस्टर खुद ही अपॉइंट करता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या बन जाता? पहला ऑप्शन, यानी कि 2, 3 एंड 4, ये इसका आंसर बन जाता। ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है, इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डिस्क्राइब्ड as a federation with centralizing tendency which among the following provisions of the constitution support this tendency। अब यहाँ पर आपको बताया कि इंडियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है फेडरेशन के तौर पे है, पर फेडरेशन है पर इसमें सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी होती है। अब आपको यही बताना है कि इनमें से कौन से प्रोविजंस जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के
इस टेंडेंसी, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड है प्रोविजन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, और थर्ड है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर। तो तीनों में से आपको बताना है, यहाँ पर कोड्स दिए गए हैं इस प्रकार से 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 एंड 3, इनमें से बताना कि कौन सा कोड आपको सही लग रहा है। तो कितने स्टेटमेंट इनमें से सही हैं आपको बताना है। और पहला जो स्टेटमेंट है सिंगल एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सही है। अनलाइक यूएसए जहाँ पे टू सेट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, सेंटर और स्टेट्स दोनों में, जो क्योंकि यूएसए का जो फेडरेशन है वहाँ पर जो बहुत सारी स्टेट्स एक साथ आई हैं, पर उन सब का जो है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, सेंटर का भी और स्टेट्स का भी। पर इंडिया में क्या है, इंडिया की सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी यही है कि यहाँ पर एक सिंगल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये इसको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देता है। पहला स्टेटमेंट सही है। फिर प्रोविजन जो ऑल इंडिया सर्विसेज का है ये भी सही है, क्योंकि प्रोविजन, ये जो प्रोविजन है ऑल इंडिया सर्विसेज का, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी ऑफिसर्स होते हैं स्टेट में होते हैं। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है स्टेट गवर्नर का बाय द सेंटर किया जाता है, तो ये भी सही है। सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी ये भी देता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ये कौन सा ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आपको पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एनपीआर से कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं एनपीआर से रिलेटेड। उसके बाद आपको ये बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स जो दी गई हैं इनमें से कौन सा करेक्ट है, और ये आपको कोड्स भी दिए गए हैं 1 ओनली, 2 और 3, 3 ओनली, या फिर 1 2 3। अब स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं कि करके क्या स्टेटमेंट्स हैं एनपीआर से रिलेटेड। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया ओनली सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर, देन it is mandatory for every usual resident of India to register in the NPR. Then data for NPR was first collected in 2010 along with the house listing phase of census 2011 यानी 2011। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहला जो स्टेटमेंट है एनपीआर जो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये जनरल एक सर्वे होता है। इसमें यूजुअल जो रेजिडेंट्स होते हैं कंट्री के, जो भी जहाँ पे भी होगा उन सब को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ये बिल्कुल अपोजिट होता है एनआरसी, जिसमें इंडियन सिटीज़न ही सिर्फ उनको ही इंक्लूड किया जाता है, पर एनपीआर में सारे जो यूजुअल सिटीजन्स होते हैं उनको सबको इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, पहला स्टेटमेंट क्या दिया, ओनली सिटीजन आर इंक्लूडेड इन द एनपीआर। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है गलत है, इसमें सिर्फ सिटीजन्स नहीं आते, इसमें यूजुअल रेजिडेंट्स होते हैं कंट्री के। तो दूसरा क्या है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी यूजुअल रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू रजिस्टर इन द एनपीआर। तो ये मैंडेटरी होता है, हाँ बिल्कुल, सेकंड स्टेटमेंट सही है। फिर थर्ड स्टेटमेंट, डाटा फॉर एनपीआर वाज फर्स्ट कलेक्टेड इन 2010 अलॉन्ग विद हाउस लिस्टिंग फेज ऑफ सेंसस 2011। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड और थर्ड इसमें सही है, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर भी आपको इसी प्रकार से स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या स्टेटमेंट्स दी हैं, देयर इज़ नो लिमिट टू द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट ये है कि पार्लियामेंट के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, वो अपने बिना किसी लिमिट के जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उस एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आता है। वो एक रीजनेबल आर्टिकल 368 के तहत अमेंड तो कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है कॉन्स्टिट्यूशन को, जो रूलिंग आई भी थी 1973 में सुप्रीम कोर्ट की केशव नंदा भारती केस में, कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर नो लिमिट ये गलत है, लिमिट होती है पार्लियामेंट के ऊपर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, ओनली द प्रेसिडेंट कैन डिसाइड वेदर एनी मैटर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है कि कौन सा पार्ट बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में गलत हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या बन जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। डी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर आपको पूछा गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, एशिया का इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट बैंक जो है उसके बारे में आपको पूछा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसमें क्या स्टेटमेंट दी गई है, इसमें दी गई है स्टेटमेंट्स, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द बैंक, देन बोथ यूएसए एंड जापान आर नॉट इन इट्स मेंबर्स। तो इसमें जो कोड्स हैं इस प्रकार से, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन आर टू, या नाइदर वन आर टू, नॉर टू। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट सही हैं आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है क्या। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है 2015 में लॉन्च हुआ था, बीजिंग चाइना में ये लॉन्च हुआ था। और इसने क्या किया है, ज़्यादातर लोन्स जो हैं इंडिया को ही दी है। जो भी इसके मेंबर्स हैं, एशिया में बहुत सारे इसके मेंबर्स हैं, पर इसने ज़्यादातर लोन्स जो इंडिया को दिए हैं आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना इसका बिगेस्ट शेयर होल्डर है। तो सेकंड शेयर होल्डर इसका इंडिया है। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट जो है, बोथ यूएसए और जापान आर नॉट इट्स मेंबर्स, बिल्कुल ये भी सही है। यूएसए और जापान इसके मेंबर्स नहीं हैं। तो दोनों यहाँ पर जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं, यानी कि बोथ 1 एंड 2 इसका सही आंसर आएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। आई होप आपको ये सही क्वेश्चन आ रहा होगा ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी ड्रॉबैक्स ऑफ अ डेमोक्रेसी, इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी का ड्रॉबैक हो सकता है। स्टेटमेंट्स इस प्रकार से दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट ये है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी। तो पहला स्टेटमेंट ये दिया गया कि लीडर्स जो हैं चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो होती है उसमें इंस्टेबिलिटी आती है। फिर दूसरा यहाँ पर दिया गया कि डेमोक्रेसी में लीड टू करप्शन, डेमोक्रेसी से करप्शन होता है क्योंकि एज इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन के ऊपर बेस्ड है। फिर थर्ड है, डेमोक्रेसी इंक्रीज करती है चांसेस रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग को। तो इन तीनों स्टेटमेंट को आपको देखना है, उसके बाद आंसर देना है। इनमें से चुनना है कि कौन सा कोड सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 एंड 2, 3 ओनली, 1 ओनली, या फिर 1 एंड 2 एंड 3। तो कौन सा है यहाँ पर सही। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी विच कुड लीड टू इंस्टेबिलिटी, इससे ये एक ड्रॉबैक तो है ही, क्योंकि लीडर्स जो है चेंज होते रहते हैं, जो कि डेमोक्रेसी में एक इंस्टेबिलिटी ला सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो है सही है बिल्कुल, क्योंकि ये ड्रॉबैक है डेमोक्रेसी का। देन दूसरा स्टेटमेंट जो है कि डेमोक्रेसी लीड करती है करप्शन में, क्योंकि ये क्या होता है जब डेमोक्रेसी करप्शन को कैसे लीड करती है, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है ज़्यादातर होता है इलेक्टोरल के बेसिस पे डेमोक्रेसी होती है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंडिचर होने का होता है, और पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन कह सकते हैं हम कि वो हो सकता है। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी से करप्शन इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। देन थर्ड स्टेटमेंट जो है, डेमोक्रेसी इंक्रीजेज चांसेस ऑफ रैश और इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन, रैश डिसीजन या फिर इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन डेमोक्रेसी से इंक्रीज होते हैं या नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है, डेमोक्रेसी कंसल्टेशन के ऊपर होती है, ज़्यादातर डिस्कशंस होते हैं इसमें, उसके बाद ही सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। पार्लियामेंट में सारे डिसीजन जो है डिस्कशंस के बेसिस पे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी रैश या इररिस्पॉन्सिबल डिसीजंस नहीं होते। तो थर्ड जो है ये ड्रॉबैक नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड इसका सही आंसर है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 अब क्या दिया गया है, अब यहाँ पर आपको दिया गया है ये स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं नीचे रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उसके बाद आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन से स्टेटमेंट्स का जो सेट है, कोड है, वो सही है और कौन सा गलत है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड, दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर एंड कैन नॉट बी अमेंडेड। तो पहला ये है कि सैक्रोसैंक्ट है नेचर में और अमेंड नहीं किया जा सकता है इनको। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अमेंड किए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंड किए जा सकते हैं। सिर्फ इनका ये होता है कि इसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, ये इनको अमेंड किया जा सकता है। पहला स्टेटमेंट गलत दिया है। नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट्स क्या हैं हम देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट एक्शन ऑफ बोथ स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों के एक्शंस के अगेंस्ट ये अवेलेबल रहते हैं। तो बिल्कुल ये जो है दोनों के एक्शंस के अगेंस्ट होते हैं, स्टेट और सेंटर दोनों के, स्टेट और प्राइवेट। ओके,
सिर्फ इसमें ये होता है कुछ, जैसे एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो 17 आर्टिकल है उसमें दे आर अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट सिटीजन्स, ठीक है, और सेंटर के अगेंस्ट भी होता है। तो इसमें ये दोनों दे आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट और प्राइवेट दोनों, जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है ये दोनों के अगेंस्ट अवेलेबल होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई ये दोनों के अगेंस्ट है, तो ये सही स्टेटमेंट है। देन थर्ड है दे ऑपरेट एज चेक्स ऑन द टायरेनी ऑफ बोथ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। तो ये एक चेक के तौर पे होता है, जो टायरेनी होती है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर की वो ना हो, तो वो चेक के तौर पे ये होते हैं फंडामेंटल राइट्स। बिल्कुल ये भी सही है। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट्स जो है सही है, पहला गलत है, तो यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, इनमें से भी आपको बताना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो कुछ स्टेटमेंट्स नीचे दिए गए हैं उसके बेसिस पे आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है, और उसके बाद नीचे जो भी सेट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से आपको चुनना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट दे कैन बी यूज्ड बाय द कोर्ट्स टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, तो यहाँ पर जो पहला जो दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ को के तौर पे डिटरमाइन किए जा सकते हैं कोर्ट के द्वारा, तो ये इनकरेक्ट है। दो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर रहा है पहले से ही, अगर देखा जाए, सॉरी यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। यहाँ पर गलती होगी, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है 1992 में इन्होंने ये बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं उसको हम वो डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी लॉ की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। देन जो सेकंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन के थ्रू ये इन्फोर्स होते हैं, इन्फोर्स किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है इसमें कि लेजिस्लेशन के थ्रू होते हैं इन्फोर्स, तो ये भी सही है, क्योंकि कुछ जैसे कुछ जो ड्यूटीज़ थी जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट, ये जो है आया था 1971 में, जो कि इंसल्ट टू नेशनल सिंबल्स के रिलेटेड जो भी इंसल्ट की जाती थी वो एक पनिशबल एक्ट माना गया था, तो वो जो है इसके तहत इन्फोर्स किया गया था। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड सही है, यानी कि बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन का सही आंसर आएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 अब आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और फीचर्स ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म एज अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, तो यहाँ पर इंडियन सेकुलरिज्म से रिलेटेड आपको पूछा गया है कि इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं अडॉप्ट किए गए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर पहला सेकुलरिज्म से रिलेटेड, इंडियन सेकुलरिज्म से रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है, रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट। तो पहला ये है कि रिलीजन, इसमें बताया गया है कि इंडियन सेकुलरिज्म के हिसाब से कि रिलीजन एक पर्सनल मैटर है और इसमें स्टेट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, पर एक्चुअल में ये गलत स्टेटमेंट है। क्यों ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि इंडिया सेकुलर तो रहा है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो रहता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में रहता है, और फ्रीडम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी 29 और 30 में रहता है, वो सब फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये पहले से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर रहा है इसके बेसिस पे, पर ये जो इंडियन सेकुलरिज्म है, वेस्टर्न कंसेप्ट जो होता है सेकुलरिज्म से, उससे थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पर रिलीजन को पर्सनल मैटर नहीं ट्रीट किया जाता, यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन होती है रिलीजन की और स्टेट की के बीच में, ठीक है। इंडिया में क्या होता है कि स्टेट जो है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सेकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, ये एक पर्सनल मैटर नहीं होता। यहाँ पर सारी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सेकुलर एक्टिविटीज़ जो भी रहती हैं वो स्टेट कंट्रोल करता है कहीं हद तक। तो यहाँ पर रिलीजन इज़ अ पर्सनल मैटर एंड देयर इज़ नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट, ये गलत स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया गया, नो सिटीजन कैन बी डिनाइड एंट्री इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन और कास्ट। तो किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंट्री के लिए ऑन द ग्राउंड ऑफ, किसके ग्राउंड पे, रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे। तो बिल्कुल ये सही है, आर्टिकल 29(2) में ये दिया गया है। देन थर्ड स्टेटमेंट क्या है, एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ अ राइट टू एस्टैब्लिश और मेंटेन
चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन खड़ा करने का हक होता है किसको? रिलीजियस डिनोमिनेशन हैज़ द राइट टू एस्टैब्लिश और मेंटेन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी लिमिटेशन। तो ये गलत है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो होता है एब्सोल्यूट नहीं होता, क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिमिटेशंस इसके ऊपर लगाता है, क्योंकि जो भी चैरिटेबल पर्पसेस होती हैं इसके ऊपर उस पर कुछ जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इसके बेसिस पे जो है कुछ लिमिटेशन इसमें लगाई गई होती हैं। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहाँ पर 1 ओनली आएगा इसका, सॉरी इसमें पहला गलत था, सेकंड यहाँ पर सही था, थर्ड भी गलत था, तो यहाँ पर 2 ओनली इसका सही आंसर आएगा, सी ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। तो विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट केसेस इज और रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, which of the following Supreme Court cases is or are related to disputes or conflicts between fundamental rights and directive principle of state policy। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से सुप्रीम कोर्ट केसेस जो हैं डायरेक्टली जो है इसमें डिस्प्यूट हुआ था या कॉन्फ्लिक्ट हुआ था फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में। तो आई.आर. कोएल्हो केस 2007 का, या गोलकनाथ 1967, मेन का गांधी केस 1978, मिनर्वा मिल्स केस 1980। तो आपको पता होगा इसमें 2 ही केसेस थे जिसमें डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो था गोलकनाथ केस और 4th केस जो मिनर्वा मिल्स केस, यानी कि 2nd एंड 4th। तो आंसर इसका बी ऑप्शन बन जाएगा। तो गोलकनाथ केस आपको पता ही होगा, फिर मिनर्वा मिल्स केस भी आपको 98 का पता ही होगा। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की मेरे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? विच आर द फॉलोइंग वुड फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज डिफाइंड इन द आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 12 जो रहता है फंडामेंटल राइट्स जहाँ से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर आपको पूछा गया कि इसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो इसमें, क्योंकि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट ही आती है, तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट में कौन कौन सी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स में चीज़ें दी गई हैं ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट में आती हैं या नहीं आती हैं, ये आपको बताना है। तो पहला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नीति आयोग, और 4th वन है आरबीआई। देखिए जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट होता है उसमें तो एक तो सारी जो यूनियन जैसे पार्लियामेंट आता है उसमें, फिर स्टेट लेजिस्लेचर भी आता है, फिर ऑल लोकल जो बॉडीज़ होती हैं वो भी आते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी आती हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी आती हैं, और साथ ही साथ जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं वो सब भी आते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी आएगा, 3rd नीति आयोग भी इसमें आती है, और 4th आरबीआई, चारों की चारों इसमें डेफिनेशन में आती हैं। यानी कि इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर बन जाएगा 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेडल सी रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन बीच में आ गया है, तो ये थोड़ा यहाँ पर आप कर लीजिए। तो वेडल सी कहाँ पे पाया, ये कहाँ किस रीजन में है? ईस्टर्न इंडियन ओशन में है, वेस्टर्न पैसिफिक में है, आर्कटिक में है, या अंटार्कटिक में? तो वेडल सी कहाँ पे है? ये अंटार्कटिका में है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है विद रेफरेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला बताया गया है इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो फिर दूसरा बताया इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है, आपको देख लीजिए। उसके बाद कोर्स आगे दिए गए होंगे, उसके हिसाब से आपको आंसर देते। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ये क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होती है। ये क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये एस्टैब्लिश की गई थी 1964 में एस्टैब्लिश की गई थी। एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन आया था यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे ये एंश्राइन हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट इज़ जो करेक्ट नहीं है। और दूसरा स्टेटमेंट जो है कि इसका चेयरमैन जो है, चेयरमैन और मेंबर्स जो हैं इसके, ये क्या है? वो अपॉइंट करता है। कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि सेकेंड ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, विच आर द फॉलोइंग इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो होती हैं, जो आर्टिकल 32 में जो रहती हैं, उससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स कुछ दिए गए हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं, उसके बेसिस पे कोड्स को आपको चुनना है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया है, इट इज़ इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और लेजिस्लेशन इफ इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेस एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर सीधे बताया गया कि आर्टिकल 32 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ दी गई हैं, तो ये इसलिए होती हैं, ये इन्वोक करते हैं, इन्वोक की गई इसलिए ताकि ये डिटरमाइन करें कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी किसकी, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो होता है या फिर लेजिस्लेशन से जो भी चीज़ें आती हैं, अगर वो डायरेक्टली किसी हिसाब से भी अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहे, वायलेट कर रहे, तो ये हम सीधे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ होती हैं टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो पहला वाला बिल्कुल यहाँ पर ये सही स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इन केस ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या ये सही है या गलत है, आप बताइए। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बताया गया कि इसमें ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो होती है पर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होती है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो होती है फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने की, पर एक्सक्लूसिव नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट्स के भी पास होती है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट गलत है। देन थर्ड स्टेटमेंट है, इट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैनॉट बी टेकन अवे इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर तीसरा दिया है कि ये बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये अमेंड नहीं होता है, कैनॉट बी टेकन अवे बाय किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको नहीं लिया जा सकता, टेकन अवे। तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही था, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या बन जाता है, पहला और तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है यहाँ पर सिंपली दोस्तों आपको पूछा गया है, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वन राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस, ये किस में आता है? आर्टिकल 19 में आता है, 21 में, 25 में, या फिर ये आता है 29 में? तो यही आपको बताना है। तो ये किस में आता है? तो ये दोस्तों ये आता है आर्टिकल 21 में, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पर जो राइट टू फ्रीडम में ये आर्टिकल आता है, आर्टिकल 21, इसमें ये आता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारे सेशन का आखिरी सेशन है, पॉलिटी के जो एमसीक्यूज हैं उसका आखिरी सेशन है। अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वाइड? तो यहाँ पर इस किस शेड्यूल के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के जो ट्रांसफ़र होता है, ट्राइबल लैंड का जो ट्रांसफ़र प्राइवेट पार्टीज को किया जाता है माइनिंग वगैरह के लिए, इसको नल और वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है? थर्ड, फिफ्थ या 9th या 12th शेड्यूल? तो सही आंसर इसका क्या है? इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, 5th शेड्यूल के तहत इसमें ये चीज़ होती है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ये सारा का सारा जो पॉलिटी का जो मॉक पेपर था ये हमने सॉल्व कर लिया। आई होप ये जो 20 क्वेश्चंस थे इसमें से आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। तो अब जो ये पॉलिटी का मॉक है या आपने ये कर लिया, ये वीडियो के जो भी आप कमेंट में बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके सही रहे हैं। उसके बाद अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जॉब्स क्रिएटर का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे PDFs और भी मिलेंगे। तो अभी क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।